हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू द चैनल श्री जी फिजिक्स प्रेप, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। तो बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा देखो, सबसे पहली बात ये है, ये फॉर्मूला रिवीजन है। जितने भी मॉक टेस्ट आ चुके हैं, चाहे तुम्हारे वो नीट के हों, जेई के हों, या फिर तुम्हारे अपने नीट के एग्जाम हो, वहीं से ये फॉर्मूला बुकलेट तैयार हुई है, प्लस तुम्हारी एनसीईआरटी। तो ये 110% गारंटी करेगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स कवरेज यहीं पर हो जाए, ठीक है, और तुम इन फॉर्मूला को पढ़ के डायरेक्टली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी रीच और बच्चों तक बढ़ पाए। अब यहाँ पर हम करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग को भी पता है और मुझे भी पता है, टेम्परेचर स्केल पर आता ही आता है। अगर नीट में नहीं आएगा तो मॉक टेस्ट में आएगा, मॉक टेस्ट में नहीं आएगा तो नीट में आएगा। ये तो बात पक्का पता चलती है हमारे को। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, तीन ही स्केल होते हैं जो हम चूज कर रहे होते हैं। केल्विन का स्केल होता है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है, और फ़ारेनहाइट का स्केल होता है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे फ़ारेनहाइट के स्केल से पूछे जाते हैं कि भाई आप पर्टिकुलर एक्स डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे बोल दिया किसी ने कि भैया 27 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली। ये कितना हो जाता है हमारे पास, 9/5 इंटू सी प्लस 32 इट सेल्फ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अदरवाइज अगर मान लो तुम लोगों को कोई और स्केल दे दिया जाता है, तो उस स्केल में भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ सेंटीमीटर स्केल ले लिया, जिसमें मैंने बोला कि मैं 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की रेंज रख रहा हूँ, जिसमें मेरे पास जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो 10 होगा, और हाईएस्ट पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस को इन दिस पर्टिकुलर स्केल। सो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है, ये इतना बोलता है कि आपको करना क्या है। मान लो आप रीडिंग एक्स निकालना चाहते हो इन द सेंटीमीटर स्केल, आपको नहीं पता कि वो कौन सी रीडिंग है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने ये देखा आपके सेंटीमीटर स्केल पर लोएस्ट और हाईएस्ट रीडिंग कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्केल के अंदर लोएस्ट रीडिंग 10 सेंटीमीटर है, और हाईएस्ट रीडिंग हमारे पास कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लगा देना लोएस्ट 10 सेंटीमीटर, हाईएस्ट 100 सेंटीमीटर, लोएस्ट 10 सेंटीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर स्केल की रीडिंग निकालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। किस से निकालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिग्री सेल्सियस से निकालनी है। तो डिग्री सेल्सियस में मुझे पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट वन एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द हाईएस्ट वन, है ना। आइसिंग पॉइंट और तुम्हारा जहां पर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो वाले दो पॉइंट हमने यहाँ पर चूज करे। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, वाई फॉर्मूला यही यूज होगा, यही वाला लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट, यही फॉर्मूला यूज होगा। बस यहाँ पर हम रीडिंग रख देंगे। तो हमें किसे कन्वर्ट करना है, 27 डिग्री सेल्सियस को। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 27 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट पॉइंट कितना है, 0, हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 100। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप 27 डिग्री सेल्सियस रख देना, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा सेंटीमीटर स्केल के अंदर कितने सेंटीमीटर करस्पॉन्ड करेगा 27 डिग्री सेल्सियस को। ये पहली चीज हो गई। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि यार ये लोग यहाँ पर से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे फ़ारेनहाइट स्केल से। केल्विन का कन्वर्जन तो सबको आता ही है, तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। देन हमारे पास क्या हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। तो हमारे पास तीन थर्मल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। हम ये आइसोट्रॉपिक के लिए ले रहे हैं, अनीसोट्रॉपिक के लिए नहीं ले रहे। तो आइसोट्रॉपिक में क्या हो जाता है, अल्फा बीटा गामा इस रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, 1:2:3। ये तो बहुत ही इजी बात है। कहने का मतलब है, अगर तुम बीटा दैट इज द सुपरफिशियल, मतलब एरिया में जब एक्सपेंशन होता है ना, 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन होता है, तो अगर उसके थर्मल कोफिशिएंट को देखें तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, लीनियर थर्मल कोफिशिएंट, जब एक डायमेंशन में आपका थर्मली कोई चीज एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा का रिलेशन है, बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ऑब्वियसली अल्फा 1D, बीटा 2D, गामा 3D। तो ये तो सिंपल सी चीज है जो आप लोग याद रख पाओगे। अब लीनियर एक्सपेंशन में आप क्या देखते हो, आप देखते हो फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू द इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लो अगर एरियल एक्सपेंशन होता है, तो तुम यहाँ पर लेंथ की जगह एरिया लगा देना, और अल्फा की जगह बीटा लगा देना। तो यहाँ पर बीटा लिखना था, मैंने गलती से अल्फा लिख दिया, तो यहाँ बीटा लगा देना। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम लगा देना लेंथ की जगह, और गामा लगा देना अल्फा की जगह। फॉर्मूला तो हमारे पास सेम रहेंगे, तो ये हमारे को फाइनल वॉल्यूम निकाल कर दे देगा। इसके अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है कि चेंज इन वॉल्यूम निकालो, चेंज इन लेंथ निकालो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बहुत ही ज्यादा हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन भी मेरी तरह खराब है, तो भाई बहुत सफर करने वाले हो। सिंपल सी बात है ना, मेरी नहीं है अच्छी कैलकुलेशन, तुम लोग की मेरे से अच्छी कैलकुलेशन है। तो थोड़ी कैलकुलेशन अब सुधारना शुरू कर दो। पॉलिशिंग वीक का समय आ चुका है, कि मतलब पॉलिशिंग मंथ है। अब कैलकुलेशन नहीं सुधरी तो गए गुड़ गोबर हो जाएगा सारा काम। चलो, ये कैविटीज के ऊपर मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ उन्हीं मॉक टेस्ट में कैविटीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जहां पर पेपर हार्ड बनाना होता है टीचर को,
ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली जेईई मेंस का टॉपिक होता है जो कि नीट के अंदर डाल दिया जाता है। बच्चा ये सारे तो टॉपिक पढ़ लेता है लेकिन कैविटीज़ को भूल जाता है। तो आपको कैविटीज़ में यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो या तो डिस्क का आएगा या फिर स्पेयर का आएगा, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं हमारे पास। टेम्परेचर में राइज आ जाता है, हमसे ये पूछा जाता है कि आप ये बता दो कि जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क है, तो डिस्क में एरिया जो है वो कितना बढ़ गया है ना, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट हो गया। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर रेडियस में जो चेंज आएगा उसे आपको अकाउंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रेडियस होगी वो तो पिछले वाले इस वाले फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, लेंथ की जगह बस हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रेडियस लिख देंगे। तो फाइनल रेडियस विल बी इनिशियल रेडियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस निकल कर आ जाएगी। देन फिर हमारे को क्या निकालना है, एरिया, फाइनल एरिया, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर फाइनल का होल स्क्वायर, पाई आर फाइनल का होल स्क्वायर। तो आर फाइनल तुम यहाँ पर से निकाल चुके हो, तो ये आ गया तुम्हारे पास आर फाइनल, है ना। तो यहाँ पर से तुम्हारे पास फाइनल एरिया आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तुम निकाल सकते हो, क्योंकि फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, और ऑब्वियसली आपकी जो रेडियस है वो बढ़ रही है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा बढ़ जाएगा। मास सेम रहेगा लेकिन डायमेंशन चेंज हो सकते हैं। सिमिलरली स्फीयर के केस में वो हमसे वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर सकता है, रेडियस बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, एंड सो एज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कभी कभार ये लोग ये सवाल पूछ लेते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक डिस्क है और डिस्क के ऊपर मैंने एक कॉर्ड बना दी है ना, पी क्यू एक कॉर्ड है, तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है इसकी लेंथ कैसे चेंज होगी। अब हमारे को पता नहीं होता, हम तो रेडियस का पढ़कर आ रहे हैं क्लास से, कॉर्ड के बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं। कॉर्ड एक लेंथ ही है और लेंथ में जैसा चेंज पहले आया था वैसे ही चेंज अभी भी होने वाला है। तो अगर मान लो इसकी लेंथ पी क्यू है, तो जो नई लेंथ आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, पी क्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द लीनियर कोफिशिएंट। ठीक है, 1D में आप कितना एक्सपेंड कर पाते हो, ये वो वाला कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक रिंग वाला क्वेश्चन बड़ा देखा गया है ना। ये जेई का क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्टली मैं नीट में कोट कर रहा हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी हो जाता है। ये कहते हैं एक रिंग है, उसमें हमने डी डेप्थ तक काट रखा है, इसे थोड़ा सा काट रखा है। जब मैंने इसे रिंग को गरम करा, तापा इसे मैंने आग में, तो ये जो डी डेप्थ है ये कितनी बढ़ जाएगी, ये गैप है ये कितना बढ़ जाएगा। तो ये भी लेंथ का ही प्रिकर्सर है, ये भी लेंथ ही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो फार्मूला भी इसमें वही लगेगा, फाइनल विल बी इक्वल टू इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां तक करने करने में तुम्हारे देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, यहां तक करने करने में 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन तो मैंने यहीं पर बता दिया, और ये 10वां डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिसने मॉक टेस्ट दिए हैं उन्हें पता है कि ये रेशो कभी ना कभी आसान क्वेश्चन पेपरों में पूछ ली जाती है। तो 10 क्वेश्चन तो यहीं पर हमारे डिस्कस आउट हो गए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी, मतलब सबसे ज्यादा लीस्ट अगर कुछ पूछा जाता है तो वो यही है, लेकिन पूछ लिया जाता है तो बच्चे को याद नहीं रहता। इसके दो सोल्यूशन होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, फाइनल डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब ये रिलेशन 1 प्लस वो अपॉन वाला जो रिलेशन है, जो पहला रिलेशन है 1 अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये एक्चुअल रिलेशन है, ये ही रिलेशन है एक्चुअली। ठीक है, यही रिलेशन आपको हर जगह लगाना है। ये तब हम लगाते हैं जब ये गामा जो डेल्टा टी है ना, इसकी वैल्यू कंपेरेबल होती है टू दैट ऑफ द 1, ज्यादा छोटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, हमें ये रिलेशन ये समझ लो 100% हर जगह हम ये यूज कर सकते हैं विदाउट एनी फ्लॉ। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन हमें रिड्यूस करनी होती है, तो उसकी भी एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है। ट्रिक तो जैसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, क्या होती है, कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर हमारे पास गामा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है 1 से, तो हम यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन करके आंसर लगा सकते हैं। उस केस में ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो इसकी पावर -1 हो जाती है, एंड 1 प्लस एक्स की पावर m मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एम एक्स। तो अगर ये चीज ऊपर की तरफ चली जाती है तो ये कुछ ऐसी दिख रही होती है तुम्हारे को, इसकी पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। तो ये -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है और आपको कुछ ऐसा रिलेशन क्या है देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये दो फार्मूले लिख तो लेना, लेकिन ये जरूर लिख लेना कि ये वाला जो दूसरा फार्मूला है जो कि बहुत बार मॉक टेस्ट के अंदर यूज होता है, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, एक्चुअल फार्मूला यही रहने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं। अपेरेंट एक्सपेंशन इन द केस ऑफ द लिक्विड, ये समझ लो 100% हार्ड मॉक टेस्ट पेपर होगा तो ये जरूर पूछा जाएगा। 100% हार्ड मॉक टेस्ट में ये पूछा जाता है और 100% ही पूछा जाता है, मतलब यहीं से आएगा।
तो हमारे पास क्या होता है, मान लो भिगोना है, तो तुमने देखा ही होगा, हम पतीले के अंदर दूध उबालते हैं, इवन दो हमारा दूध पेस्चराइज आता है, चाहे हमने अमूल से लिया या मदर डेयरी से लिया, कहीं से भी लिया, तो हम मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी दूध नहीं उबालना, वो पहले से ही पेस्चराइज आता है। तो मम्मी क्या कहती है कि बेटा देख, अगर तूने ये काम नहीं करा तो तेरे पास दो विकल्प है, या तो हम तुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर तू जूते खाएगा या चप्पल खाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं यार ठीक है, हमारे ज्ञान की क्या ही ज़रूरत है, दूध उबाल देते हैं। तो हम दूध उबालते हुए ये देखते हैं कि भिगोना होता है, उसमें हमने दूध डाल रखा है, हमने थोड़ा सा इधर देखा या रील स्क्रॉल करी, दूध बाहर आ गया, है ना। अब ये क्या हो रहा होता है, ये यहीं पर हो रहा होता है, हमारा वेसल भी एक्सपैंड करता है, दूध भी एक्सपैंड करता है, लेकिन हम वेसल को एक्सपैंड होता हुआ नहीं देखते, हम देखते हैं दूध को एक्सपैंड होता हुआ, और दूध ओवरफ्लो कर जाता है और पानी बाहर आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे पास होता है गामा अपेरेंट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ तक ये बात सही है। अभी अपेरेंट है मतलब ये दोनों की वजह से आया है, वेसल की वजह से भी आया है और लिक्विड की वजह से भी आया है। अब लिक्विड का एक्सपेंशन रेट वेसल से कुछ ज़्यादा ही होता है, तो हम इसे लिखते हैं गामा एल माइनस गामा वेसल। क्या लिखते हैं, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल। तो अगर हमारे को ये देखना है कि भाई हमारे पास जो लिक्विड है वो कितना एक्सपैंड कर गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा वी ऑफ लिक्विड इक्वल टू वी नॉट गामा एल डेल्टा टी। और अगर हम ये देखना चाहते हैं वेसल कितना एक्सपैंड कर गया, तो वेसल के लिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ दीज आर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, नॉट द फाइनल वॉल्यूम्स। ये एक्सपेंशन है कि कितना कितना एक्सपैंड कर गया। फिर हम देखते हैं कि हमारा अपेरेंट वॉल्यूम कितना एक्सपैंड कर गया, तो उसके अंदर हम गामा अपेरेंट लगाते हैं। तभी मैंने यहाँ पर देख रहे हो रेड में लिखा हुआ है, ये बार बार मैंने किस में लिखा हुआ है, रेड में लिखा हुआ है। हमें ये गामा ये डेल्टा वी अपेरेंट को ही देखना पड़ता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई मैं आपको दो चीज़ें दे रहा हूँ, मैं आपको एक भिगोना दे रहा हूँ, एक वेसल दे रहा हूँ, मैं आपको एक लिक्विड दे रहा हूँ, क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा, क्या लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा, क्या लिक्विड सेम लेवल पर रहेगा। ये तीन क्वेश्चन आपके बनकर आते हैं कंसेप्चुअल लेवल पर। इस पर कोई तुमसे ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये याद रखना हार्ड मॉक टेस्ट में। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने गामा अपेरेंट लिखा है यहाँ पर, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल। अगर गामा ऑफ लिक्विड वेसल से ज्यादा हो जाता है तो लिक्विड ओवरफ्लो कर जाता है, ये रहा आपका सबसे पहला आउटपुट। ठीक है, अगर गामा ऑफ लिक्विड गामा ऑफ वेसल के बराबर रहता है तो लिक्विड सेम लेवल पर रहता है, कोई चेंज नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा अगर हार्ड पेपर बनता है तो कंसेप्चुअल लेवल पे। और अगर गामा वेसल बहुत ज्यादा है तो वेसल ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, लिक्विड कम हो जाएगा, तो लेवल फॉल हो जाएगी उसके अंदर। दैट्स इट, ये हमारा खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन सिखाता हूँ इसी से रिलेटेड जो कि हार्ड लेवल पर आता है। क्या क्वेश्चन है, हमने ना यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वेसल ले लिया, और हो क्या रहा है कि मैं इस वेसल को ताप रहा हूँ नीचे से, तो पानी क्या होगा इसके अंदर, ये जो सुराही हमने ले रखी है इसके अंदर उठेगा, ये सुराही है। तुमने वो सारस और फॉक्स वाली जो लोमड़ी वाली कहानी है सुनी है, उसमें सारस को वो प्लेट में खाना देता है, फिर सारस अपने घर पे फॉक्स को बुलाता है तो उसको सुराही में देता है, तो फॉक्स नहीं खा पाता। तो सुराही क्या होती है, एक ऐसे टाइप का मटका होता है जिसमें बड़ी सी लंबी सी ऐसे ऊपर नोक निकली होती है, चोंच निकली होती है, मुंह निकला होता है, वही है। तो हम यहाँ पर लेकर बैठ गए उसको, हमने अंदर की तरफ एक लिक्विड भर दिया, हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी वी नॉट हो गई। अब मेन बात यह है, हमने इसे तापना शुरू करा, तापेंगे तो क्या होगा, लिक्विड इसके अंदर उठना शुरू हो जाएगा सुराही के अंदर। अब देखो कोई चीज तुम ताप रहे हो, जैसे तुमने वेसल को तापना शुरू करा, तो ऑब्वियसली वेसल का हर एक चीज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा लेंथ के अंदर, है ना भाई, लीनियर एक्सपेंशन उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका जो वेसल का मुंह है उसका एरिया है ए आई, इनिशियल एरिया पहले, एंड देन जब हमने उसे तापना शुरू करा तो उसका एरिया बढ़ना शुरू हो गया, कितना हो गया, ए फाइनल हो गया। अब यहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है, लिक्विड भी क्या है, तपेगा, लिक्विड भी गर्म होगा, है ना। अब लिक्विड का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वेसल के एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो लिक्विड ऊपर की तरफ रश करना शुरू हो जाएगा और एक लेवल तक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यहां तक ये बात क्लियर। हमसे पूछा गया आप बताइए ये जो हाइट होगी ये हाइट कितनी होगी। आपको करना कुछ नहीं, जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ इसको आपको निकाल लेना है। ठीक है, इसी का ये एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने डेल्टा वी अपेरेंट निकाल लिया, आपने पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज रख दिया। कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आपको गामा ऑफ वेसल नहीं देगा, वो आपको अल्फा ऑफ द वेसल दे देगा। तो गामा ऑफ द वेसल निकालने के लिए क्या करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। कर सकते हो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास गिवन होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ रही है वही हमारे लिए क्या हो जाती है, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कहने का मतलब बस इतना ही है मेरा, कि अगर आपको ये चेंज इन वॉल्यूम निकालनी है
तो आप कैसे इस फॉर्मूले को लिखेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास बताओ? वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू लेंथ। अब यहाँ पर हमें किसकी चेंज इन वॉल्यूम देखनी है? एक्स्ट्रा लिक्विड की चेंज इन वॉल्यूम देखनी है। अब इसमें ये किस एरिया को ग्रहण करे हुए है? ये इस एरिया को ग्रहण करे हुए है। भाई हमारे पास जो नया एरिया है वो तो यही वाला है ना, ये इसी एरिया को तो अपने अंदर लिए हुए हैं। अब इसके लिए पुराना एरिया तो किसी काम का नहीं रह जाएगा, जो होगा वो नया वाला एरिया होगा। तो वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनल एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। रीजन कितना हाइट ये क्या हो चुका है? यहाँ पर रेज कर चुका है। अब हमने यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला लिखा, सो दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन में फाइनल एरिया। एंड डेल्टा वी अभी हमने कितना निकाला था? वी नॉट गामा ऑफ एल माइनस 3 टाइम्स ऑफ एल्फा इंटू डेल्टा टी। और एरिया फाइनल अभी हमने थोड़ी देर पहले कितना निकाला था? इट विल बी एरिया इनिशियल प्लस वन प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 2 अल्फा बताई थी। तो वही सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी कि भैया फाइनल एरिया इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा इस तरफ मार देना, मैं शायद मारना भूल गया इस ब्रैकेट को यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आपने इतना आंसर निकाल दिया, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ हाइट फॉर यू, दैट इज द हाइट विच इज बीइंग रेजन इन दिस पर्टिकुलर चेंबर इटसेल्फ। इतनी एक्स्ट्रा हाइट वो ऊपर तक क्या हो चुका है? आ चुका है। क्लियर है? अब ये देखो, ये वाला जो सेक्शन है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? इससे भी क्वेश्चन आते हैं और हार्ड मॉक टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें सवाल आता है कि मान लो तुम्हारे पास एक पेंडुलम क्लॉक है। अब यह जो पेंडुलम क्लॉक तुम्हारे पास है, क्या ये समय गेन करेगी या लूज करेगी? मतलब असर्शन रीजन में तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा स्टेटमेंट बेस में कि भैया समर के अंदर जो टाइम क्लॉक है हमारी पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, वो टाइम लूज करती है और विंटर के अंदर वो टाइम गेन करती है, या फिर समर के अंदर वो स्लोअर हो जाती है और विंटर के अंदर क्या हो जाती है? वो फास्टर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी पाई इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला हो जाता है। अब हम ये देखें कि भैया हमारी लेंथ तो बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा तो हमारे पास टाइम पीरियड में भी चेंज आ जाता है। तो चेंज इन टाइम पीरियड का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला निकाले तो इस फॉर्मूले को रट लेना, दैट विल बी 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द टाइम टी। तो अगर तुम ये देख रहे हो कि हमारी क्लॉक एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम ले रही है, तो तुम वो टाइम यहाँ पर रखकर ये बता सकते हो कि एक ऑसिलेशन के अंदर कितना क्लॉक ने टाइम गेन कर लिया या फिर कितना क्लॉक ने टाइम लूज कर लिया, कितना क्लॉक स्लोअर हो गई एक ऑसिलेशन में या कितना क्लॉक फास्टर हो गई एक ही ऑसिलेशन में, तुम उसे निकाल सकते हो यहाँ पर इस बेसिक फॉर्मूले से। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन द टाइम विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय द अल्फा इनटू चेंज इन द टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय द नेसेसरी एक्चुअल टाइम टी। तो अगर एक ऑसिलेशन का टाइम ले रहे हो तो एक ऑसिलेशन का टाइम ले सकते हो। अगर तुम 24 घंटे के अंदर ये देखना चाहते हो कितना टाइम लूज हो रहा है या कितना टाइम हमारा गेन हो रहा है एक दिन के अंदर, तो यहाँ पर 24 घंटे लगा सकते हो। टाइम को सेकंड में रखने की कोशिश करना, मतलब 86400 तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम की तुम्हें वैल्यू लगानी पड़ जाएगी। तो हमें ये पता चल रहा है कि पहली चीज समर के अंदर हम टाइम को लूज करेंगे, समर के अंदर हमारी घड़ी स्लोअर हो जाएगी, ये याद रख लेना। दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखना है, विंटर के अंदर हमारा जो टाइम होगा, जो क्लॉक होगी वो फास्टर टिक करेगी, वो टाइम को गेन करेगी, वो फास्टर हो जाएगी, ये ध्यान रखना। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं एक चीज तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि भाई यहाँ पर हम ये जो स्लोअर होना है या फिर फास्टर होना है या टाइम को लूज करना है या फिर टाइम को गेन करना है, हम ये इसके हिसाब से नहीं देखते हैं, कैपिटल टी दैट इज द टाइम पीरियड। हम यहाँ पर ये चेंज इन टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हैं। और तुम्हारे को क्वेश्चन आएगा एक दिन में हमारी पेंडुलम घड़ी ने कितना समय लूज करा या कितना समय गेन करा, तो आप ये डेल्टा टी ही लगाएंगे। बस यहाँ पर ये जो टी टाइम हमने लिख रखा है, ये स्मॉलर टी हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसकी जगह तुम लगाओगे 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास शायद 86400 एंड यू हैव टू इवेल्युएट दैट। तो इस चीज को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या? स्मॉल टी को 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आ रही है कितनी आ रही है? 86400। अब हम पढ़ लेते हैं थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन। इस पे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी लिख दिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लिख दिया। तुम्हारे पास दो टाइप के रिस्ट्रेन यहाँ पर दिए जाएंगे। एक के अंदर क्या होगा सर? एक के अंदर हम एक बार को दोनों जगह फिक्स कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसमें पूछेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वाई अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द टेम्परेचर का चेंज। और हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0, क्योंकि ये ज्यादा लंबा
नहीं होने वाला। इसमें कैपेबिलिटी थी लंबा होने की, लेकिन ये लंबा हो नहीं पाया। ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से निकाला है, तुम्हें याद होगा, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन होता है वो हमारे पास कितना हो जाता है, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला कितना था, एल इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो ये वहीं से लगाया था मैंने, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन में एल, एल से एल कट जाएगा तो अल्फा डेल्टा टी रह जाएगा, तो अल्फा डेल्टा टी। तो ऐसे ही करके तुम्हारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ गई वाई अल्फा डेल्टा टी। तो अब तुम पूछोगे कि सर यहाँ पर तो जब स्ट्रेन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो आपने फॉर्मूला यहाँ पर कैसे डिराइव कर लिया इस चीज़ का। भाई मैंने ये कहा है कि स्ट्रेन इतना प्रोड्यूस हो सकता था, ये नहीं प्रोड्यूस हुआ स्ट्रेन, तभी तो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं तुम्हारे को फ्रीडम ही ना दूं तो तुम तो ये बोलने लग जाओगे कि अरे सर तो फ्रीडम छीनने वाले हैं, है ना। तो तुम में रेजिस्टेंस आ जाएगी, तुम मेरा विरोध करना शुरू हो जाओगे, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगा कि यार ये कैसा खुसड़ व्यक्ति है, ये हमारी फ्रीडम कैसे रोक सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही केस हो रहा है। अब दूसरे केस को जरा ध्यान से देखना। इस केस के अंदर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि यार एक तरफ फिक्स कर देता हूँ और एक तरफ क्या रहने देता हूँ, फ्री रहने देता हूँ। अगर मैंने तुम्हें फ्री छोड़ दिया तो क्या होगा, तुम फैलोगे। अब उसमें कोई स्ट्रेस तो होगा नहीं, तुम्हारा मन करेगा भैया आज तो रात को जाके चाय पीनी है, पराठे खाने हैं, रात के 3 बजे निकल जाओगे डीयू में चाय पराठा खाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो इस केस में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया, स्ट्रेन विल बी अल्फा डेल्टा टी। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप, ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कभी कभार। अब देखो जब क्वेश्चन ही नहीं बचे और इस चैप्टर से किसी भी मॉक टेस्ट बनाने वाले को क्वेश्चन देना है तो वो यहाँ से ये क्वेश्चन लाकर डाल देता है। इसमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना होता है कि बायोमेटालिक स्ट्रिप होती क्या है। गीजर के अंदर अपने आप मतलब जब पानी गर्म हो जाता है तो अपने आप स्विच कट जाता है, तो वहां पर ना जो स्विच होता है उसके ऊपर हम एक ऐसी स्ट्रिप लगा देते हैं और ये जब तक नीचे की तरफ रहता है तब तक तो कनेक्शन चलता रहता है, करंट बहता रहता है, गीजर का पानी गर्म होता रहता है। जैसे ही तुमने इसे ज्यादा गर्म कर दिया, अब क्या होता है, इसमें से करंट बह रहा है तो इसे भी हीट करेगा, इसे हीट करेगा, ये गर्म हो जाता है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, उठ जाता है। दैट इज ये कनेक्शन को काट देता है। इसी को हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग मेटल्स को तुम एक साथ चिपका देते हो, चिपकाने की वजह से क्या हो जाता है, दोनों के लीनियर कोएफिशिएंट, लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं। तुम हीट करते हो तो एक ज्यादा फैलता है और एक कम फैलता है। यहाँ पर क्योंकि ये पर्टिकुलर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि एक ज्यादा फैल रहा है और एक कम फैल रहा है, तो हमारी जो स्ट्रिप होती है वो स्ट्रेट लाइन में एक्सपैंड ना होके ऐसे कर्वी लीनियर तरीके से मुड़ जाती है, या तो ऊपर मुड़ जाती है या नीचे मुड़ जाती है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से एक कंसेप्चुअल बनकर आ चुका है। तो सबसे पहली बात हमसे ये पूछी जाती है कि भैया ये बताओ, अगर ये एक सर्कल की आर्क बनाएंगे तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कितना निकल कर आएगा। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि लेट अस अज्यूम कि भाई इनकी जो थिकनेस है हमारे पास कितनी दे रखी है, डी थिकनेस दे रखी है, तो डी अपॉन में द अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, वेयर अल्फा 2 इज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड स्ट्रिप, अल्फा 1 इज द लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप, मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, ये तो आप याद रख सकते हो। अब हमसे क्या पूछा जाता है, आप ये बताइए ये स्ट्रिप होगी ये किस तरफ मुड़ेगी, ये कनकेव होगी ये कन्वेक्स होगी, ये बताइए। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर मान लो मेरे पास दो स्ट्रिप है, एक येलो स्ट्रिप है और एक ग्रीन स्ट्रिप है हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने बोला येलो स्ट्रिप का थर्मल लीनियर कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा बड़ा है और जो ये वाली है ग्रीन स्ट्रिप है उसका थर्मल लीनियर कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, बहुत कम है। तो येलो वाली ज्यादा फैलेगी, तो हमने कहा येलो वाली ज्यादा फैलेगी। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। अब येलो वाली ज्यादा फैल रही है और ग्रीन वाली फैल नहीं रही, तो ग्रीन वाली की लेंथ कम रह जाएगी। अब होगा क्या, ये ग्रीन वाली इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगी तो ये कुछ ऐसा हमें फिगर देखने को मिलेगा जैसा मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ बना रखा है कि येलो वाली ऐसे हो जाएगी और ग्रीन वाली थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। अब ये डिपेंड कर जाता है कि जब वो कन्वेक्स और कनकेव के बारे में तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो क्वेश्चन देने वाले के हिसाब से कन्वेक्स और कनकेव वो किस रेफरेंस में ले रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो कन्वेक्स या कनकेव है वो बाहर वाली स्ट्रिप मतलब येलो वाली स्ट्रिप की रेफरेंस में लूंगा, तो इस केस के अंदर मुझे ये देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर मेरे पास कन्वेक्स शेप बन रही है। ठीक है, तुम अपने क्वेश्चन में खुद देख लेना कि किसका रेफरेंस वो लेकर चल रहा है। अगर मान लो उसने ग्रीन वाले का रेफरेंस लिया होता तो कनकेव बन जाती, है कि नहीं। तो यहाँ पर बस मैं शेप बता देता हूँ, तुम जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसकी हिंदी संस्करण या मराठी संस्करण या तमिल संस्करण या कुछ भी संस्करण करके अपने आप समझने की कोशिश करना वो किस रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब दूसरे केस में मान लो ग्रीन वाले का अल्फा ज्यादा हो जाता है और येलो वाले का अल्फा कम है, तो ऑब्वियसली ग्रीन वाला ऐसे बेंड करेगा और अल्फा वो येलो वाला ऐसे बेंड करेगा। तो येलो वाला ग्रीन को अपने ऊपर चादर की तरह ओढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे हम चादर ओढ़ते हैं ना, चादर ज्यादा बड़ी है तो हम चादर का एक कोना इधर से पकड़ते हैं, एक कोना इधर से पकड़ते हैं, दोनों को अपनी तरफ ओढ़ लेते हैं, है ना। तो चादर ज्यादा बड़ी है तो अपनी तरफ ओढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे ये भी ओढ़ने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं येलो वाले को रेफरेंस ले रहा हूँ तो यहाँ कन्वेक्स बन रहा है और यहाँ पर कनकेव बन रहा है, एज सिंपल एज दैट। अगर ग्रीन वाले को रेफरेंस ले रहा हूँ तो यहाँ कनकेव बन रहा है, यहाँ पर कन्वेक्स बन रहा है, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कैलोरीमेट्री। अब ये एक अपने आप में चैप्टर हो जाता है ना। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहला और सबसे विलुप्त हुआ हुआ क्वेश्चन पूछते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो पुराने जमाने में ये होता था, हम ये देखते थे हीट कितना वर्क में कन्वर्टेबल है, वर्क कितना हीट में कन्वर्टेबल है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर बन गया कि वर्क इज इक्वल टू द कांस्टेंट जे मल्टीप्लाई एच, और इस जे को ही हमने कहा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, कि भाई कितना मैं मैकेनिकल वर्क करूं कि वो इतना हीट में कन्वर्ट हो जाए, या कितनी हीट में करूं ताकि वो इतने मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या करा, वर्क देना शुरू करा, पानी लिया, पानी के अंदर चम्मच से ऐसे मैं पानी को घोलता रहा घोलता रहा घोलता रहा घोलता रहा, फिर मैं देखूंगा यार मेरा कितना वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे देखूंगा, मैं टेम्परेचर राइज निकाल लूंगा उसके अंदर। फिर मैंने क्या करा, मैं उसी पानी को लेकर गया और मतलब एक नॉर्मल मैं पानी को लेकर गया और उस पानी को मैंने बॉईल करना शुरू कर दिया। उस बॉईल करते हुए पानी के साथ मैंने एक टरबाइन लगा दिया और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देख ली। तो मैंने ये देखा कि यार मैंने इतनी हीट अपने पानी को दी, पानी वेपोराइज हुआ, उसने इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दी, इतना वर्क जनरेट कर दिया। तो ये बस एक इक्विवेलेंस फैक्टर हो जाता है, कौन किसे कितना जनरेट करेगा। तो फॉर्मूला कितना हो जाता है, J इक्वल टू W अपॉन में H, वेयर H इज द हीट, W इज द वर्क। वर्क को हम जूल में लिखेंगे और H को हम कैलोरी में लिखेंगे। ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमारे पास जो एक कैलोरी होती है वो किसके बराबर होती है, 4.186 जूल के बराबर होती है। तो ये रेशो है, कभी पूछने को आए, जो कि आएगी नहीं तो आप कर लीजिएगा, ये पूछी नहीं जाती है, विलुप्त हो चुकी है, इसलिए ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वेयर दिस एस विल बी द स्पेसिफिक हीट। बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि आप एक यूनिट मास की बॉडी को लेकर आए, 1 किलो की बॉडी को लेकर आए, आपने क्या करा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर कह लो 1 यूनिट से राइज कर दिया। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट तुमने अपने इस ऑब्जेक्ट को दी ताकि वो 1 किलो का ऑब्जेक्ट 1 डिग्री सेल्सियस से अपने टेम्परेचर को राइज कर पाए, उस अमाउंट ऑफ हीट को तुम क्या कहते हो, स्पेसिफिक हीट बोलते हो। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला कितना हो जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4200 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम, और अगर आप किलो कैल में लिख रहे हो तो 1 किलो कैल पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम, एज सिंपल एज दैट। इन सब चीज़ों को तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो यूनिट्स में थोड़ा सा देख लेना अपने आप, बाकी मैंने यहाँ पर वैल्यूज जो है वो लिख दी है। अब एक यूनिट और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं लिखना नहीं भूल रहा तो सुनो। यहाँ किलोग्राम में दे रखा है, और होता क्या है, जैसे अब ये वाला तुम यूनिट देख पा रहे हो कितना दे रखा है, 1000। अगर मान लो इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 1000 क्या था, कैलोरी पर किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, पर डिग्री सेल्सियस। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आई होप मैंने जस्टिस करा है, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है ना, ये हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चनों के अंदर बहुत दिया जाता है, तो मेरे दिमाग में खटक रहा है, मैंने कहा यार लिख ही देता हूँ यार इस चीज़ को, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, चलो खत्म हो गया ये। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट की रेंज हमसे पूछी जाती है। तो यार आप एक चीज़ ध्यान में रखना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कई जगह पर सॉल्यूशन दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये माइनस नहीं हो सकती, ये हो भी सकती है माइनस। तो इन्फिनिटी और 0 एक सॉल्यूशन है हमारे पास, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का रेंज तो हमारे पास होता ही होता है, लेकिन माइनस नेगेटिव में भी हम देख सकते हैं। तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता ये सॉल्यूशन। नेगेटिव हमें तब देखने को मिलता है अगर मान लो हम सैचुरेटेड वाटर वेपर का टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं, तो हम हीट उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। हीट विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी की वैल्यू कम हो जाना, डेल्टा टी नेगेटिव में आ जाना। अगर तुम्हारे यहाँ पर से डेल्टा टी नेगेटिव आ जाएगा तो एस की वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी। अब मान लो एस की वैल्यू मुझे इन्फिनिटी करनी है, इन्फिनिटी करने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा टी की वैल्यू को 0 रख सकते हो, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। एस की वैल्यू 0 करनी है तो एडियाबैटिक प्रोसेस आप चूज कर सकते हो, जिसमें कोई भी आपको हीट एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसका वेरिएशन, ये ग्राफ हाल ही में एक मॉक टेस्ट में पूछा गया था, सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पर ये बनाकर रख दिया है। सिर्फ आपसे शेप पूछी जाएगी, वेरिएशन आप समझ चुके हैं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एक समय आएगा डिप मारेगा और एक समय आएगा ये ऐसे उठ जाएगा। इस वेरिएशन को आपको याद रखना है। फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी कुछ नहीं होती, आपने मास को अपनी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारे को
हीट कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, मेन चीज़ क्या होती है कि तुमने एक लोहे का टुकड़ा लिया, मान लो 1 किलो लोहे का टुकड़ा ले लिया, तुमने कहा कि मैंने इसे 1 जूल ऑफ हीट दी या 1 कैलोरी ऑफ हीट दी। तो यहाँ मैं इसे ऐसे समझाऊंगा, तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक हो गया 1 किलो लोहे का टुकड़ा, तुमने इसे 1 कैलोरी हीट दी सच दैट इसके अंदर डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज आया। अब तुमने कहा यार मैं भिगोने के अंदर पानी लेकर आता हूँ, भिगोने के अंदर पानी ले आए, तुम इसमें एक्स अमाउंट ऑफ वाटर लेकर आए क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि भिगोने के अंदर मुझे कितने पानी की जरूरत है। तो तुमने यहाँ पर बोला कि भाई मैं इतना पानी लेकर आया सच दैट मैंने ये सेम अमाउंट ऑफ हीट इस पानी को दी, है ना, ताकि इस पानी के अंदर भी इतना ही टेम्परेचर चेंज देखने को मिला। नाउ दिस पानी मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1 kg वैल्यू इटसेल्फ, शायद ये 1 किलो का हो सकता है, 1 किलो से ज्यादा का हो सकता है, 1 किलो से कम का हो सकता है, वो एक बात अलग है। लेकिन इस पानी की अमाउंट को हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट, कि भाई मेरे पास कितना पानी हो सच दैट मैं उसे उतनी अमाउंट ऑफ हीट दूं ताकि उसके अंदर भी उतनी ही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज हमें देखने को मिले जितना हमें उस लोहे के टुकड़े में या किसी दूसरी बॉडी में देखने को मिला था। कितना फॉर्मूला हो जाएगा इसका हमारे पास, दैट विल बी वाटर इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर, दिस इज मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हम लोहे का टुकड़ा लेकर चल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, दैट्स इट। अब देखो अब हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, निजी जिंदगी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता भी है, क्योंकि भाई सर्दी आती है तो हम सब नहाते हैं, वो तो मुझे पता है तुम नहाते तो हो नहीं, ठीक है ऐसे ही पड़े रहते हो, लेकिन मैं तो नहाता हूँ भाई, है ना, तो नहाकर पूजा वगैरह तो करनी होती है। ऐसा थोड़ी ना राक्षसों की तरह जीते रहेंगे कि भैया सुबह उठे कुछ नहीं करा बस अपनी ज़िंदगी चल रही है। तो नहाना इज़ वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअली भी और हाइजीनिकली भी। तो मेन बात क्या होती है, मैं क्या करता हूँ कि भाई सर्दियों में गर्म और ठंडे पानी को मिलाता हूँ, ऐसे ही लॉ ऑफ मिक्सचर के अंदर भी होता है, तुम अलग अलग डिफरेंट लिक्विड्स को मिलाते हो। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही लिक्विड हो, ये 2-3 लिक्विड भी हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो अलग अलग लिक्विड लेकर चल रहा हूँ, ए और बी, और हमारे पास ये जो ए और बी लिक्विड होंगे इसकी स्पेसिफिक हीट हमारे पास गिवन है, दोनों की इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। हमने इन दोनों को मिक्स करा तो हमने ये पूछा फाइनल जो टेम्परेचर हमारे पास निकल कर आएगा वो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना निकल कर आएगा जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी हीट को इधर उधर वेस्ट नहीं कर रहे, वेस्टेज ऑफ हीट इज नॉट देयर, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग टेकन इनटू अकाउंट एंड एनर्जी इज बीइंग कंजर्व्ड ओवर हियर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने लिखा भाई टोटल क्यू, डेल्टा क्यू भी नहीं, टोटल क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। क्यू का मतलब अभी हमने क्या लिखा था, एम एस डेल्टा टी। तुम बस फॉर्मूले को और रखने के तरीके को ध्यान में रखना, उससे तुम्हारा इसका कोई सा भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके ऊपर तुम्हारा 3 मिक्सचर का 4 मिक्सचर का कोई सा भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पास जो हीट होती है इट इज एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ पर जैसे मान लो ए वाला है, ए का मैंने यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, मास ऑफ ए एस ऑफ ए फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ए, ठीक है, प्लस मास ऑफ बी एस ऑफ बी, है ना, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बी इटसेल्फ। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई, ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ए और बी को जब हमने मिक्स करा तो ए और बी क्या है, दोनों किसी फाइनल टेम्परेचर तक जाकर पहुंच गए। ए भी फाइनल टेम्परेचर पर पहुंच गया, बी भी फाइनल टेम्परेचर पर पहुंच गया। क्या पता ए का टेम्परेचर बी से बहुत ज्यादा होता तो ये अपनी हीट इसे दे देता, लेकिन फिर वही बात है ना, अगर मैं तुम्हारे को वो प्रिंसिपल सिखाऊंगा हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन, तो तुम्हारे दिमाग का खोपड़ा उड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तुम नेगेटिव पॉजिटिव देखने लग जाओगे। मेरे तरीका इतना फुल प्रूफ है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले को देखना है, एम एस डेल्टा टी, तुम्हें डेल्टा टी को देखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, बस बात खत्म। ए को ले लो, बी को ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, कर दिया, दैट्स इट, दैट्स इट। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लो, आ गया फॉर्मूला, एम एस टी फॉर द बी अपॉन में एम एस ए एम बी एस बी, यही फॉर्मूला होता है। क्लास में तो यही फॉर्मूला करा होगा, लेकिन करने का तरीका क्या है, तुम दोनों को ले लेना, फाइनल टेम्परेचर तक दोनों को पहुंचा देना, फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखना, दोनों की हीट को आपस में ऐड कर देना एंड इक्वल टू 0 के बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी हमें लगाते हुए चलना है, जहां पर अगर A को लोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए एस ऑफ ए फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर B को लोगे तो मास ऑफ बी एस ऑफ बी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स इट, खत्म। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ओके। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम फेस चेंज कर रहे हो तो कितनी हीट तुम्हें फेस चेंज करने के लिए जरूरी है, या कितनी हीट फेस चेंज करते हुए लिबरेट हो जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करती है, मतलब जब भी फेस चेंज होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, उसमें कोई भी टेम्परेचर राइज या फॉल देखने को नहीं मिलेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है 536 कैलोरी
प्रोग्राम ये याद रखना है, मुझे याद नहीं रहे तो तुम्हें याद रखना होगा और मुझे क्लास में बताना होगा। वैसे मैं ये चाहूँगा कि तुम लोग अभी इसी साल नीट निकालो और डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ, ताकि ये बोरिंग सी चीज़ें ना पढ़नी पड़े तुम्हारे। ओके, यहाँ पर हीटिंग कर्व, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इसके अंदर सारी चीजें मैं बता देता हूँ। तो ये टेम्परेचर वर्सेस हीट का कर्व है हमारे पास मान लो आइस है, तो आइस किसी नेगेटिव टेम्परेचर पर रखी गई, फिर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो अपना फेस चेंज करेगी, है ना, जैसे 0 डिग्री वगैरह, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, आइस तो मैं लेकर नहीं चल रहा क्योंकि देन उसके लिए ग्राफ अलग बनेगा। सेम यही है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि -T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे पास है। हमने क्या करा, उसका टेम्परेचर रेज करा, टेम्परेचर रेज करने की वजह से क्या हुआ, T2 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विफाई होना शुरू हो गया। अब वो लिक्विफाई जब हो रहा होगा तो याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर रेज होगा, लिक्विफाई नहीं होगा, मतलब इस जगह वो सॉलिड स्टेट में रहने वाला है, O से A से B जाते जाते वो लिक्विड हो जाएगा, पूरी तरीके से वो पानी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ टेम्परेचर राइज या फॉल नहीं होने वाला आपका। फिर उसके बाद क्या होगा, B से C वो लिक्विड ही बना रहेगा, लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा। C से D पर वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा और वेपर पूरी तरीके से बन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर जो होगा उसका कांस्टेंट रहेगा। फिर D से E वो वेपर बनता रहेगा, लेकिन वेपर ही बना रहेगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या होता रहेगा, राइज होता रहेगा। तो सवाल ये आता है साहब कि इसके अंदर फिर हमसे पूछा क्या जाएगा, है ना। मेन चीज़ क्या है, पहली बात तो यही पूछा जाता है कि हमारे पास जो ये फेजेस है, डिफरेंट फेजेस, जैसे O से A हो गया, A से B हो गया, B से C हो गया, C से D हो गया, इसके अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे O से A के अंदर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, वहाँ लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो जब टेम्परेचर राइज हो रहा है या मतलब टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो एक ही स्टेट मेंटेन होगा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर है तब फेज चेंज हमारे पास हो सकता है। तो जब आप देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इन तीनों के अंदर स्पेसिफिक हीट यूज होंगी। लेकिन जब आप देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाला पार्ट, तो यहाँ पर लेटेंट हीट आपकी यूज होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है जैसे O से A, इस वाले पार्ट में आप बस इतना बता दीजिए कि इस वाले पार्ट में आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है, या फिर आप ये बताइए इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, मतलब O से A और B से C, अगर यहाँ पर स्पेसिफिक हीट A है और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट B है, तो SA/SB की जो रेशियो आएगी वो कितनी होगी, बस हमें ये बताना है। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये हमें बताना है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ O से A, तो जो इसकी स्पेसिफिक हीट होगी ये हमेशा स्लोप ऑफ द कर्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ द कर्व कैसे निकालना है, आप ये एंगल निकाल लेना, मान लो ये एंगल थीटा आ रहा है, तो tan थीटा ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ OA, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको बस ये एंगल निकाल लेना है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, तो ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा ये एंगल उतनी ज़्यादा छोटी s की वैल्यू होती जाएगी। तो अगर आपको रेशो निकालना है तो tan थीटा ऑफ दिस वैल्यू अपॉन में tan थीटा ऑफ दिस वैल्यू, यू कैन हैव द रेशो इटसेल्फ। तो अगर मान लो कोई मुझसे पूछे s ऑफ A अपॉन में s ऑफ B, या कह लो हमसे बोल दे s ऑफ सॉलिड अपॉन में s ऑफ लिक्विड, तो हम लिखेंगे इट विल बी द स्लोप tan थीटा ऑफ OA अपॉन में, उल्टा लिख दिया, 1/tan थीटा ऑफ OA अपॉन में 1/tan थीटा ऑफ BC। यहाँ तक ये बात क्लियर है, बस। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लिख लेना, ये सॉलिड का हो गया, ये लिक्विड का हो गया, है ना, और ये वेपर का हो गया। तो तीनों को मैंने यहाँ पर लिख कर छोड़ दिया, वेपर, लिक्विड, सॉलिड। अब कोई पूछे AB और CB, इनकी जो लेटेंट हीट है, इनमें से सबसे बड़ी लेटेंट हीट कौन सी है, तो वो लेंथ से आप डिफाइन करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, या किसी की भी तुम लेकर चल रहे हो, कोई सी भी लेटेंट हीट तुम्हारी लेंथ ऑफ द कर्व पे डिपेंड करेगी। अब जैसे AB की लेंथ हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है, CD की लेंथ कम है, तो इसकी लेटेंट हीट इससे ज़्यादा होगी, एज सिंपल एज दैट। तो लेंथ ऑफ AB इज प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेंथ ऑफ CD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो हीट्स है, हीट्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल रखी है। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे ये Q1 हीट कितनी होगी, तो ms डेल्टा टी, है ना। अब मास ऑफ द सॉलिड इटसेल्फ SOA इनटू टेम्परेचर का चेंज विच इज
फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हमारे पास ये पूछा जाए कि भाई आप ये बताइए इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, वो सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ Q1 भी निकाला है ना, तो ये डेल्टा Q1 है। डेल्टा Q1 मैंने कैसे निकाला, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। इनिशियल हीट हमारे पास 0 है, ये हमारे पास फाइनल हीट है, ठीक है। तो इसलिए ये Q1 की वैल्यू निकल कर आ रही है। लेकिन अगर किसी और को तुम देखोगे, जैसे तुमने Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए तुम्हें Q2 माइनस Q1 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डेल्टा Q का फॉर्मूला जानते हो, डेल्टा Q एम एस डेल्टा टी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आएगा दैट विल बी m इंटू एल, क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो आप लगाओगे m इंटू एल, यहाँ फेस चेंज हो रहा है। फिर अगर आप B से C की बात करोगे, तो ये मान लो हमारे पास आ जाता है, एक और मैं ये लेकर चल लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास Q2 डबल डैश। तो Q2 डबल डैश माइनस Q2 विल बी इक्वल टू मास S ऑफ लिक्विड इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो लेट अस से हम इस फाइनल टेम्परेचर को यहाँ पर ले लेते हैं T3 और इनिशियल टेम्परेचर तो T2 है, तो T3 माइनस T2। ये यहाँ पर थोड़ा सा शायद मैंने गलत लिख दिया होगा, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं। फिर अगर आप दूसरा कोई लिखना चाहते हैं, जैसे 3 और 2 का लिखना चाहते हैं, ये वाला, तो 3 माइनस 2 डबल डैश मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर आप चाहो तो E और D के बीच में देखना चाहते हो, मतलब 4 और 3 के बीच में देखना चाहते हो, तो वो भी लिख सकते हो। 4 माइनस 3 मास मल्टीप्लाई एस ऑफ वेपर मल्टीप्लाई फाइनल टेम्परेचर एट E। यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि दिस इज द फाइनल टेम्परेचर एट E माइनस द टेम्परेचर एट 3। तो आई होप ये तुम अब लिखना सीख गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर दे दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, है ना। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।